बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आजकल दोस्तों आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो है, एक तो बिजली की लोड शेडिंग है और सेकेंडली बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं। बेरोज़गारी और हमारे मुल्क का एक मसला था ही। इसके साथ साथ जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं, क्योंकि बिजली तो हर घर के अंदर इस्तेमाल होती है, तो इन कीमतों की वजह से हर बंदा इफ़ेक्ट हो रहा है। जिसके मतलब अगर आप कहते हैं ना कि पेट्रोल की या डीज़ल की कीमत बढ़ी है, जिस बंदे के पास बाइक नहीं है वो तो पेट्रोल की कीमत से अफेक्टेड नहीं होगा। उस पर इफ़ेक्ट आएगा अगर घी की कीमत बढ़ती है या आटे की कीमत बढ़ती है, क्योंकि ये चीज़ें हर घर में इस्तेमाल होने वाली हैं। लेकिन जो बिजली है ये ऐसी चीज़ है कि ये हर घर में इस्तेमाल हो रही है, तो कोई गरीब है या अमीर है उसके ऊपर बिजली का इफ़ेक्ट आया है। बल्कि जो हमारे मुल्क के कानून है ना, उसके मुताबिक तो आप देखें तो अमीरों को इतना असर नहीं पड़ा जितना गरीबों को पड़ा है। मैं आज बिजली का बिल देख रहा था, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि मुझे ख़ुद कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई है। अब इनकम टैक्स आपने लिखा हुआ है, अब जो बंदे एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं, इनकम टैक्स वहाँ पे दे रहे हैं, उनके ऊपर तो इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। चलें खैर, इन चीज़ों की भी थोड़ी बहुत कुछ जस्टिफिकेशन तो दी हुई है। इसके अंदर मैंने 2 टैक्सेस ऐसे देखे हैं जिनकी मुझे भी समझ नहीं आई और मुझे नहीं लगता कि किसी दोस्त को उसकी समझ आई होगी। वो चीज़ें हैं जी, एक है एक्स्ट्रा टैक्स, इजाफी टैक्स के नाम से शामिल है, और एक इसमें है फ़र्दर टैक्स। अब यानी कि एक इजाफी टैक्स है और एक और टैक्स है फ़र्दर टैक्स। ठीक है, किस चीज़ का है वो, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। फिर कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, कोई क्या है क्या, मतलब इतनी चीज़ें। अगर 3000 3200 रुपये 3500 रुपये एक नॉर्मल घर का बिल आता था, तो वो 3000 से 3500 भी बिजली की कीमत है और उसके ऊपर 3000 से 3500 टैक्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके साथ लेके हाज़िर हुआ हूँ, इसमें मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मेरे जो यूट्यूब चैनल देखने वाले दोस्त हैं उनको मैं इस बारे में कुछ ना कुछ मालूमात, आपके पास ऑलरेडी होंगी, कुछ मालूमात जो मेरे पास हैं वो आपको दे सकूँ, ताकि उससे कदरे आपका जो बिजली का बिल है उसमें फ़र्क पड़ सके। अब 2 चीज़ें इसमें सबसे पहली हैं, वो आपको भी पता ही होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सोलर लगवाएं। ठीक है, ये तो हर किसी को पता है कि सोलर लगवाएंगे तो डेफ़िनेटली आपको बिजली के बिल में फ़र्क पड़ेगा। और लेकिन इसमें एक इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप छोटे से छोटा सोलर सिस्टम भी लगाएं जिससे आपकी बिजली का बिल बचे, तो 3 से 4 लाख रुपए तो आपके मस्ट है। अगर आप 3 किलोवाट का एक सिस्टम लगाते हैं जिसमें आपका एक एसी चल सके, तो भी आपका अभी आज की डेट में जो खर्चा है 29 अगस्त को, वो तकरीबन 6.5 लाख से ऊपर ही बनता है। एक अच्छे सेटअप में ए ग्रेड पैनल्स के साथ, अच्छे इन्वर्टर और अच्छी बैटरीज के साथ सिस्टम 6 साढ़े 6 लाख से कम कोई नहीं। तो दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप फ़जूल लाइटें और पंखे जो हैं उनको बंद रखें। ये भी हर दोस्त को पता होगा इस बारे में। तो इसके अलावा जो आज कुछ स्पेशल तरीक़ाकार मैं आपको बताने के लिए हाज़िर हूँ, वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ है, आप देखें आपके घर में जो सबसे हैवी इक्विपमेंट है, अगर किसी के घर में एसी या माइक्रोवेव ओवन या और कोई चीज़ भी नहीं है ना, तो फ्रिज हर घर में है। फ्रिज का जो कंप्रेसर है, ये इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, ये थोड़ी सी समझने की बात है कि फ्रिज को अगर आप इसका दरवाज़ा बंद रखेंगे ना, तो ये कम बिजली खाएगा। जितनी बार इसको आप ज़्यादा खोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर सेंसिंग के लिए थर्मोस्टेट लगा होता है, तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर, इसका जो रूम टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, यानी कि अंदर इसके गर्मी होगी, तो इसका कंप्रेसर बार बार स्टार्ट होगा। जैसे कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो बिजली आपकी खर्च होगी। तो इसको खोलने से गुरेज़ करें। जितना कम आप खोलेंगे ना, जितना आपको मतलब अगर आपको कोई फ्रिज में से चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप कोशिश करें कि एक दफ़ा में ही जो जो चीज़ें आपने फ्रिज से निकालनी है वो निकाल लें और फ्रिज को ज़्यादा टाइम बंद रखें। जब फ्रिज का डोर क्लोज़ रहेगा तो डेफ़िनेटली उसका जो रूम टेम्परेचर है वो भी कम रहेगा, अंदर ठंडक रहेगी, तो उसका कंप्रेसर नहीं चलेगा और बिजली का बिल जो है उस पर इफ़ेक्ट आएगा, इसका बिजली का बिल इससे आपका कम होगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप के घर में जो पुराने ज़माने की ट्यूब लाइट या जो जलेबी की तरह का बना हुआ एनर्जी सेवर था, उसको एनर्जी सेवर कहते थे, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं है। उससे बहुत एफिशिएंट चीज़ अब आ चुकी है जिसको एलईडी बल्ब कहते हैं। आप अपने उस एनर्जी सेवर को या ट्यूब लाइट को एलईडी बल्ब के साथ रिप्लेस करें। एलईडी बल्ब आप 7 वाट का या 12 वाट का लगा लें, इनफ है 12 वाट का। तो जो आपको एनर्जी सेवर लगाना पड़ता है वो कम से कम 24 वाट का होता है। तो ये आपको, यानी कि अगर एक एनर्जी सेवर आप ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे आप 2 एलईडी बल्ब यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक ट्यूब लाइट को ख़त्म करते हैं तो ट्यूब लाइट की जगह पे आप 4 से 6 एलईडी बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा यानी कि इन चीज़ों का बिजली पे फ़र्क पड़ता है। अब दूसरी चीज़ है हमारे घर में जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है, वो है एलसीडी। एलसीडी
जो है ना ये एलईडी की निस्बत ज़्यादा बिजली खाती है। अगर किसी के घर में पुराना सीआरटी टीवी है तो वो तो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा बिजली खाएगा। और अगर आपके घर में एलसीडी है तो आप कोशिश करें कि एलसीडी को एलईडी से रिप्लेस करें, यानी कि जिसके अंदर एलईडीज़ लगी होती हैं वो डेफिनेटली उसकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो कम होगी। तो टीवी या एलसीडी अगर आपके घर में है तो कोशिश करें कि उसको एलईडी से रिप्लेस करें। बेशक छोटे साइज़ की एलईडी ले लें, लेकिन एलईडी पे इन्हिसार करें। अब इसके बाद फ़ैन आ जाते हैं, क्योंकि फ़ैन एक ऐसी चीज़ है जो कि 24 आवर ऑलमोस्ट चलते हैं। घर में एक फ़ैन तो लाजमी है ना, छोटी से छोटी फैमिली भी है तो एक या दो फ़ैन ऐसे होते हैं जो कि तकरीबन 24 आवर्स चल रहे होते हैं। तो एक चीज़ जितनी ज़्यादा चलेगी डेफिनेटली उसका बिजली के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बेशक ये इतने ज़्यादा हैवी वाट का नहीं होता, 85 वाट इसकी रेटिंग होती है, 85 वाट। और ये तकरीबन जो पुराने फ़ैन भी हैं, ज़्यादा हैवी बिजली लेने वाले भी हैं, वो भी 100 या 120 वाट पे चल रहे होते हैं। तो देखने में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन जब ये 24 आवर्स यही 100 या 120 वाट आपके चलेंगे, या इवन के 85 वाट भी अगर 24 आवर्स चलेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो इस यही वजह है कि आपका बिल जो है वो सर्दियों में कम होता है, लेकिन गर्मियों में बिल बढ़ जाता है। अगर 85 वाट वाला फ़ैन आपके घर में इंस्टॉल हुआ है, आप कोशिश करें एसी-डीसी फ़ैन इंस्टॉल करें। एसी-डीसी फ़ैन का आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आप उसके साथ सोलर पैनल भी अटैच कर सकते हैं। छोटा 150 वाट की जो सोलर प्लेट होती है वो आप अटैच करें तो आप एसी-डीसी फ़ैन इजीली उस पर यूज़ कर सकते हैं। दिन के टाइम आपका सोलर पे भी चल सकता है, और अगर आप उसको सोलर पे ना चलाएं, आप प्लेट भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सोलर प्लेट आप ना लें, लेकिन जब उसको आप बिजली पे यूज़ करेंगे तो उसकी कंजम्पशन कम होगी। वो 50 वाट से 60 वाट लेता है, हार्डली 60 वाट, इससे कम का होता है। तो किसी अच्छी कंपनी का प्योर कॉपर में आप एसी-डीसी फ़ैन लें। ये जो नॉर्मल फ़ैन है इनको आप एसी-डीसी फ़ैन से रिप्लेस कर दें। इसके बाद आ जाता है जी कंप्यूटर। तो क्योंकि आजकल तो बच्चों की तालीम का बुनियादी हिस्सा कंप्यूटर है, तो जो पुराना कंप्यूटर था सीपीयू, उसके साथ एलसीडी या मॉनिटर, ये चीज़ें यूज़ हो रही होती थी। आजकल मॉनिटर वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो एलसीडी मॉनिटर है वो यूज़ होता है। तो उनसे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है लैपटॉप। कोशिश करें कि छोटा लैपटॉप ले लें, उसका ये आपको फ़ायदा होगा कि लैपटॉप की जो कंजम्पशन है ना वो 80 वाट 100 वाट इतनी होती है मैक्सिमम। इससे कम जो है ना वो लैपटॉप की कंजम्पशन है। लेकिन जो आपका पीसी है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, सीपीयू है, उसके अंदर इतनी बड़ी सप्लाई होती है, उसके साथ एक एलसीडी एक्स्ट्रा यूज़ हो रही होती है। इनकी जो सप्लाईज़ हैं ये सारा मिला के तकरीबन 250 वाट तक बन जाता है। ठीक है, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक 100 वाट कहाँ पे और 250 वाट कहाँ पे। कोशिश करें कि अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो उसको लैपटॉप से रिप्लेस करें। इसके अलावा अगली चीज़ आ जाती है जो कि हैवी इस्तेमाल होने वाली है और हर घर में ही तकरीबन इस्तेमाल होती है, वो है इस्त्री। तो अगर आपके घर में स्टीम आयरन है तो उसका दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वो 2800 वाट की होती है, 2800 वाट की। और जो नॉर्मल आयरन है वो होती है 1000 वाट की। यानी कि तकरीबन नॉर्मल आयरन से जो स्टीम आयरन है वो 3 गुना ज़्यादा हैवी होती है। तो डेफिनेटली उसने 3 गुना ज़्यादा यूनिट खानी है। अगर एक इस्त्री नॉर्मल वाली 1 यूनिट खा रही है तो उतने ही टाइम में वो जो स्टीम आयरन है वो आपकी 3 यूनिट खाएगी। तो बेहतर है कि आप कोशिश करें, अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो उसकी बजाय आप नॉर्मल आयरन से कपड़े इस्त्री करें। इसके अलावा आपके पास जो माइक्रोवेव ओवन है ये एक हैवी चीज़ है, तकरीबन 2000 वाट से तो ऊपर होता है। कोई भी माइक्रोवेव ओवन है जो है वो 2000 वाट से ऊपर, यानी उसको आप ऑन भी करेंगे तो आपका जो बिजली का मीटर है वो ठीक ठाक घूमेगा एक दफ़ा। तो कोशिश करें कि माइक्रोवेव ओवन को कम से कम इस्तेमाल करें। उसकी जगह पे आप बार बार अगर आपने कोई गर्म करना है तो चूल्हे का इस्तेमाल करें, गैस का इस्तेमाल करें, लेकिन माइक्रोवेव ओवन जितना कम से कम इस्तेमाल करें। इंतहाई हालात में गैस नहीं है या कोई इस तरह का मसला है तब उसको इस्तेमाल करें, लेकिन बार बार उसके इस्तेमाल से गुरेज करें। इससे भी आपका बिजली का बिल इंशाल्लाह कम होगा। इसके अलावा जो यूपीएस है, यूपीएस भी तकरीबन ज़्यादातर घरों में इंस्टॉल हुए होते हैं। जो देसी यूपीएस है उसके अंदर इतने साइज़ की सप्लाई होती है और उसका ठीक ठाक वेट भी होता है। जिन दोस्तों के घर में देसी यूपीएस इंस्टॉल हुए हुए हैं उनको ज़्यादा बेहतर इसका आइडिया होगा। तो उस यूपीएस की जगह पे आप कोशिश करें कि चाइना का यूपीएस इस्तेमाल करें। होममेड कंपनी के, एनएस कंपनी के, इन्वेरेक्स कंपनी के जो पुराने मॉडल हैं, तकरीबन आज से 4-5 साल पहले के जो मॉडल हैं, इंतहाई रिलायबल, और आपको अभी वो सस्ते भी मिल जाएंगे। जिस तरह आजकल के यूपीएस महंगे हैं, जो सोलर इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन जो यूपीएस है पुराने मॉडल का 2-4 साल पुराना आपको अच्छी कीमत में मिल सकता है। तो वो यूपीएस आप लें, बजाय इसके कि आप देसी यूपीएस से अपने घर को चलाएँ। तो इसके बाद अगली चीज़ आती है, यूपीएस के साथ आपने बैटरी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपकी बैटरी पुरानी होगी तो वो फुल नहीं होगी जल्दी। यूपीएस अगर उसको चार्ज कर रहा है, देसी यूपीएस है या चाइना का है जो भी है, वो अगर उसको चार्ज कर रहा है तो जब बैटरी आगे से फुल नहीं होगी तो बैटरी कट नहीं होगी चार्जिंग से।
जब चार्जिंग से कट नहीं होगी तो पीछे से वापटा से वो एम्पेयर्स लेता रहेगा, ना आपको उसका पता चलेगा और ना ही मतलब आपको तो पता तब चलेगा जब बिजली का बिल आएगा, तो आप कहेंगे यार इतना ज़्यादा बिल आ गया। ये अभी रिसेंटली इधर हमारे मोहल्ले में ही एक हैं शॉपकीपर हैं, उनके पास लगा हुआ था देसी यूपीएस और उनके साथ ये मसला हुआ है। उनका नॉर्मल बिल जो था वो तकरीबन 8-10 हज़ार से ऊपर नहीं जाता था और इस मंथ उनका बिल, उनके यूनिट्स जो हैं तकरीबन 100 से 120 यूनिट फालतू आए हैं और 27 हज़ार तक उनका बिल चला गया। जब मसला फाइंड आउट किया कि क्या हुआ है तो पता चला कि उनकी बैटरी जो है उसका एक सेल ख़राब था, वो चार्ज नहीं हो रही थी, यूपीएस को रेगुलर चार्ज करता जा रहा और वापडा के यूनिट्स कंज्यूम कर रहा। यानी इस चीज़ को अब ज़ाहिर सी बात है यूपीएस को तो पता ही नहीं है कि बैटरी फुल हो रही है या नहीं हो रही, वो तो समझ रहा है कि शायद बैटरी की चार्जिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो उसको चार्ज कर रहा है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बैटरी जो है ना वो भी अच्छी क्वालिटी की लें और अगर बैटरी का पानी कम हो रहा है तो उसका पानी का ख्याल रखें, उसका पानी पूरा करें और अगर बैटरी को रिप्लेसमेंट उसकी ओवरड्यू हो चुकी है तो आप उसको रिप्लेस करें। यानी कि अगर आप साल, 1.5 साल या 2 साल, जितनी आजकल की नॉर्मल पानी वाली बैटरीज हैं वो इतना ही टाइम चलती हैं, 1.5 से 2 साल, इतना टाइम अगर हो गया तो आप उसको रिप्लेस करें। पहले जो बैटरीज थी वो 3 से 4 साल भी चलती थी, लोग कहते हैं यार वो मेरी बैटरी तो इतना अर्सा चली थी, इतना अर्सा चली, लेकिन आजकल उस तरह की क्वालिटी नहीं आ रही। आप कोशिश करें 1.5 से 2 साल हो गए तो आप अपनी बैटरी को चेंज करें। अब दोस्तों इसके बाद आखिरी चीज़, सबसे आखिरी चीज़ कि आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रख लिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है। उसके बाद आपने जो आपका बिजली का मीटर है उसके ऊपर रेगुलर मॉनिटरिंग आपने करनी है। कोशिश करनी है कि डेली नहीं तो 1-2 दिन के फ़र्क से आप उसको लाज़मी देखें। आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि मेरी जो एवरेज यूनिट कंज़म्पशन है डेली की वो कितनी है। और अगर आप एक अच्छा रेट चाहते हैं वापडा से, जिस तरह आजकल वापडा में ना वापडा वाले आपके बिल में स्लैब के हिसाब से रेट लगाते हैं। जैसे कि एक घर में अगर महीने की 200 से ऊपर यूनिट्स चल रही हैं ना तो उसका रेट ज़्यादा होगा, जो 200 से कम यूनिट्स कंज़्यूम कर रहा है बंदा उसकी पर यूनिट रेट कम होगा। तो आप कोशिश करें कि अपना जो एक मोटो है वो ये रखें कि 200 से कम हमने रहना है। अब 200 यूनिट्स का मतलब ये है कि एक दिन में आपकी तकरीबन 6.5 यूनिट आपने कोशिश करनी है कि एक दिन में 6.5 यूनिट से 24 आवर्स में 6.5 यूनिट से कम आप कंज्यूम करें, ठीक है, जितना कम कर सकें। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके यूनिट्स 200 से कम रहेंगे और आपको रेट 200 से कम वाला लगेगा। अब इसके अंदर एक और जो ज़्यादती की जा रही है वो ये है कि जब आपका बिल एक दफ़ा भी एक महीने में भी 200 यूनिट से एक्सीड कर जाता है, आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीने में आपने मार्च में या अप्रैल में 205 यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं ना, पहले आपका रेट और था, अप्रैल में जब आपने 205 यूनिट कंज्यूम किए हैं तो आपका ज़ाहिर सी बात है पर यूनिट जो रेट है वो अलग हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद आप अगले 6 महीने तक बेशक 200 यूनिट से कम भी बिजली इस्तेमाल करें ना पर मंथ, तो भी आपको रेट 200 यूनिट से ज़्यादा वाला लगेगा। 6 महीने आपने रेगुलर कम इस्तेमाल करनी है बिजली 200 यूनिट से, 7वें महीने में जाके फिर आपकी जो स्लैब है वो चेंज हो। तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। जिन दोस्तों के घर का बिल जो है वो 200 यूनिट के अंदर रहता है, कोशिश करें कि 1-2 यूनिट भी उससे ज़्यादा ना होने दें। 1-2 यूनिट भी ज़्यादा होगी तो समझ लें कि अगले 6 महीने के लिए आपका बिल बढ़ जाएगा। इसके बाद जो जिनका 300 से कम रहता है वो कोशिश करें कि 300 से ऊपर ना जाने दें। यानी कि हर स्लैब में इसी तरह है, कुछ का 100 से कम रहता है तो 100 से ऊपर जाएंगे तब भी स्लैब चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी, कुछ मालूमात थी जो थी, मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, हो सकता है किसी का इससे कोई फ़ायदा हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। थैंक यू सो मच।